नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 66 जिसकी दिनांक है 17 दिसंबर 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हमारी वर्कशीट राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ राजनीतिक दल के लघु एवं दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों पर आधारित है। कुल हमारी वर्कशीट में 10 प्रश्न हैं और एक प्रश्न स्रोत आधारित है जिसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें देने हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाली आपकी सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो उत्तर है, पहला कार्य है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं ताकि चुनाव में जीत सके। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। अमेरिका में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवारों का चयन करते हैं। दूसरा कार्य है नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखना। चुनाव के समय या अन्य अवसरों पर राजनीतिक दल अपने दल की नीतियां और कार्यक्रम मतदाताओं के समक्ष रखते हैं ताकि उनका समर्थन प्राप्त कर सकें। दल विभिन्न विचारों को सम्मिलित करके देश हित में नीतियां निर्धारित करते हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। तीसरा जो कार्य है कानून निर्माण में सहायक। कानून संसद द्वारा पास किए जाते हैं परंतु विधायिका में विभिन्न दलों के सदस्य जो सरकार के भी सदस्य होते हैं प्रस्ताव पेश करते हैं। यही प्रस्ताव विधायिका द्वारा पास होकर कानून का रूप लेते हैं। सदस्य अपने दल के निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन करते हैं। चौथा है हमारा है सरकार बनाना व चलाना। जिस राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है वही दल सरकार का गठन करके निश्चित अवधि तक सरकार चलाता है। मंत्रिमंडल का गठन दल के नेताओं के निर्देश के अनुसार होता है। पार्टी के नेताओं को दल ही चुनते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार निर्णय करने के लिए उन्हें मंत्री बनाते हैं ताकि वह पार्टी की इच्छा अनुसार सरकार चला सके। पांचवा कार्य है विरोधी पक्ष की भूमिका। जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता उसे विधानमंडल में विरोधी पक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है जिससे सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं को जनता के समक्ष लाना होता है। विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। छठा है जनमत निर्माण। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर सदन के अंदर और बाहर बहस करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दलों द्वारा आंदोलन भी चलाए जाते हैं। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला कार्य है सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। राजनीतिक दल सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के विषय में जनता को जानकारी प्रदान करते हैं। दलों के कार्यकर्ता जनता से संपर्क बनाते हैं ताकि अगले चुनाव में दोबारा वोट प्राप्त कर सकें। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है एक पार्टी जो 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा है एक पार्टी जो किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल 6% मतदान हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जीतती है उसे राज्य पार्टी या प्रांतीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है।
ये हमारे आधार हैं जिनके आधार पर हम किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती हैं। पहला है एक दलीय प्रणाली या व्यवस्था। देश में केवल एक दल को ही सरकार बनाने की अनुमति होती है, उदाहरण है चीन। दूसरा है 2 दलीय प्रणाली या व्यवस्था। देश में 2 दलों को मान्यता प्राप्त होती है, जैसे ब्रिटेन तथा अमेरिका। तीसरा हमारा जो प्रणाली या व्यवस्था है वो बहुदलीय प्रणाली है। देश में 2 से अधिक दलों की व्यवस्था होती है, तो इसके उदाहरण है भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, पहला है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। दलों में सारी शक्ति एक व्यक्ति या समूह में रहती है, वही सभी निर्णय लेते हैं। दलों के समर्थक या सदस्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती, ना ही दल के निर्णय में उनकी कोई भूमिका होती। आंतरिक या संगठनात्मक चुनाव भी नहीं कराए जाते। पार्टी के अंदर की गतिविधियों के बारे में साधारण सदस्यों को कोई जानकारी नहीं होती। कई बार असहमति प्रदर्शित करने वालों को दल से निकाल दिया जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा महत्वपूर्ण बन जाती है। अगली चुनौती है वंशवाद। अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। नेता लोग अपनी नज़दीकी लोगों या परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शीर्ष पद पर सदा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह अन्य सदस्यों के साथ अन्याय और लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति वर्तमान में कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित लगभग सारी दुनिया में दिखाई देती है। अगली समस्या या चुनौती जो है धन व अपराधीकरण है। चुनाव के समय धन का अधिक से अधिक प्रयोग करके जीतने का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और अपराधियों के द्वारा शक्ति प्रयोग करके मतदाताओं को डरा धमका कर मत अपने पक्ष में डालने के लिए विवश किया जाता है। इसी प्रकार चुनाव में राजनीतिक दल अमीर उम्मीदवारों को टिकट देते हैं ताकि चुनाव में विजय हो सके। वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका एक चिंता का विषय है। अगली चुनौती है विकल्पहीनता की चुनौती, यानी किसी विकल्प का नहीं होना। वर्तमान में राजनीतिक दलों की नीतियां व कार्यक्रमों में अंतर बहुत कम रह गया है। उदाहरण के रूप में इंग्लैंड में मजदूर और अनुदार दल की नीतियों में कम अंतर के कारण मतदाताओं के समक्ष वास्तविक विकल्प नहीं रहा। अतः कई बार एक नए नेता का चुनाव करना भी कठिन होता है। ऐसा आज विश्व में लगभग सभी देशों में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्व निम्नलिखित है। पहला है अपने वैचारिक रुझान में मध्यम आदमी, ना वामपंथी ना दक्षिणपंथी। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। दूसरा है यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। प्रश्न नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। उत्तर है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है भारत की प्राचीन संस्कृति और दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदयों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। अगला है यह जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक सतह पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है।
तीसरा है देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है इसका, विधानसभा या लोकसभा में जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, अर्थात त्रिशंकु चुनाव परिणाम आते हैं, तब गठबंधन सरकार बनाई जाती हैं। कई बार चुनाव पूर्व गठबंधन बनाकर भी चुनाव लड़ा जाता है एवं बहुमत प्राप्त होने पर गठबंधन सरकार बनाई जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका, इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र को मजबूती, लोग, लिंग, जाति, वर्ग और क्षेत्र संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरा है सहमति की राजनीति, गठबंधन राजनीति ने सहमति की राजनीति को जन्म दिया। यह सहमति कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के वर्तमान विकास के लिए लाभकारी रही है। इन मुद्दों में आर्थिक नीतियों के प्रति समन्वय व तालमेल सबसे महत्वपूर्ण रहा। कई दल संयुक्त रूप से इस बात को मानते हैं कि नई आर्थिक नीतियां देश में पहले की अपेक्षा आज के विकास को लाने का मुख्य कारण रही है। अगला है सामाजिक खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका, गठबंधन की राजनीति के माध्यम से जहां कई क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई, वहीं कई राष्ट्रीय पार्टियों ने कालांतर से दबी सामाजिक समस्याओं की जड़ें खोदी। बसपा ने दलित उत्थान, अन्य पार्टियों ने पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की बात छेड़ी, इसी समीकरण की देन है। कई पार्टियों ने महिला घरेलू हिंसा, बाल अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भारतीय राजनीति का हिस्सा बनाया। अगला है गठबंधन की राजनीति के फलस्वरूप महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता का ध्यानाकर्षण, गठबंधन युग के पहले एक दल के ही मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी रहते थे, लेकिन गठबंधन के कारण अब कई महत्वपूर्ण मुद्दे राष्ट्र के समक्ष न मात्र लाए जाते हैं बल्कि उन पर वाद विवाद की भी पहल की जाती है। भ्रष्टाचार को लेकर, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे या कई परमाणु परियोजनाओं पर ऐसे विवाद होते रहे हैं। अगला है देश के शासन में प्रांतीय दलों की बढ़ती भूमिका और उन्हें स्वीकृति, वर्तमान संदर्भ में अब प्रांतीय और राष्ट्रीय दलों में भेद कम हो चुका है तथा कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस कारण राष्ट्रीय मुद्दे बनकर उभरने लगे हैं। गठबंधन की राजनीति ने भारत को अधिक संगठनात्मक बनाया है। न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों के उदय व उनकी प्रगति से ऐसे कार्य हुए जिनसे भारतीय संघ मजबूत होता है, बल्कि अब ऐसे विवाद कम ही देखे जाते हैं जहां केंद्र की सरकार राज्य की सरकार पर अनुचित दबाव और गैर संवैधानिक हस्तक्षेप करे। गठबंधन को साथ लेकर चलना, कार्यसिद्धि पर अधिक जोर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की सोच को परिपक्व बनाने का कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? उत्तर है वे दल जो प्राय देश के किसी एक राज्य या क्षेत्र में ही लोकप्रिय होते हैं और वहीं उनकी शाखा और प्रभाव सीमित होते हैं, उन्हें प्रांतीय दल कहते हैं। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में। प्रांतीय दल को दर्जा कब दिया जाता है? इसका है जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव में कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त होता है अथवा वह कम से कम 2 सीटों पर विजयी होता है तो उसे प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये कंडीशन हमारी है, इन कंडीशनों के बाद ही उसे प्रांतीय दल का दर्जा दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है हाँ, इस कथन से सहमत हैं क्योंकि क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूत हुए
1996 के बाद से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्से बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। राष्ट्रीय सरकार के लिए क्षेत्रीय दलों की मांगों को स्वीकार करना आवश्यक हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 10, तमिलनाडु के किन्हीं दो प्रांतीय दलों का नाम उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। तमिलनाडु के जो मुख्य जो दो प्रांतीय दल हैं, पहला है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके यानी AIDMK, जिसकी स्थापना 1972 में हुई। ये पुडुचेरी में भी है। इसका जो चुनाव चिन्ह है 2 पत्तियाँ। अगला दल है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK, जिसकी स्थापना 1949 में हुई। ये दल भी पुडुचेरी में कार्यरत है और इसका जो निशान है उगता सूरज है। स्रोत आधारित जो हमारे जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जो 4 अंक है इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़कर हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसका जो पहला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? दूसरा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तीसरा, क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? चौथा है, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो एक एक करके इनके आंसर देख लेते हैं। जो A पार्ट है उसका उत्तर है, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न B का उत्तर देख लेते हैं। जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता अथवा त्रिशंकु चुनाव परिणाम आते हैं तब गठबंधन सरकार बनाई जाती है। तीसरे जो C पार्ट है उसका उत्तर है नहीं, चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पार्ट D जो कि गद्यांश का सार हमें लिखना है, तो गद्यांश का सार है जहाँ पर 2 से अधिक राजनीतिक दल हो और उनके सरकार बनाने की संभावना हो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तथा मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे NDA, UPA आदि। गठबंधन सरकार राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है पर साथ ही साथ विभिन्न विचारधाराओं में सत्ता की साझेदारी भी होती है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।